हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिजिक्स का ये चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता था कि हम देखते थे कि किसी भी अगर वायर से अगर करंट पास कर रहा है तो वो वायर थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता था, यानी उसमें हीट प्रोड्यूस होता था। तो इसको कहा गया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई वायर से करंट अगर जा रहा है तो उसमें हीट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। मतलब ये जो वायर है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एक चुंबक की तरह ये तार बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने ये छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, ऐसा वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो वायर बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेट। समझे कि नहीं? अब इसी बात को एक एक्टिविटी के जरिए दोबारा प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे इतना छोटा बात के लिए एक्टिविटी करने का क्या ज़रूरत है? तो इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जब ये एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे, इस चैप्टर के लैंग्वेज से आप फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये एक्टिविटी पढ़ना ज़रूरी है। देखिए लिखा हुआ है कि टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर and place it between point X and Y in an electric circuit as shown in figure this one। इस फिगर में आपको दो पॉइंट दिख रहा है, एक है X और एक है Y। X से लेकर Y तक एक सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे इस सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि की हो गया, यहाँ पे सेल या फिर बैटरी हो गया, एमीटर लगा है, एक रेसिस्टर लगा है। ठीक है, तो इस सर्किट में दो पॉइंट है X और Y। बोला गया है इस दो पॉइंट के बीच में आप क्या डालिए, एक मोटा सा कॉपर वायर यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, समझे? अब द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये वायर इस तरीके से रखना है कि ये एक पेपर जो होता है उसके परपेंडिकुलर हो। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, आपका बेड पे एक बुक रखा हुआ है, तो उस बुक में अगर आप पेन खड़ा कर देंगे या फिर पेंसिल खड़ा करेंगे तो वो शेप जो बनेगा उसको बोलेंगे वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर। आपका जो पेन है वो उस पेपर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ABCD एक प्लेन ऑफ पेपर है और मान लीजिए बीच में कहीं पे एक छेद होगा, एक होल होगा, और उसी होल के जरिए ये जो थिक कॉपर वायर है इसको पास कराया गया है। इसका पोजिशन आप समझ गए? ठीक है, चलिए उसके बाद हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर। इस कॉपर वायर के पास में यहाँ पे इस प्लेन ऑफ पेपर में एक कंपास रखिए। कंपास को अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लिए कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चुंबक के पास जाने से इसका जो नीडल है, जो सुई है, वो डिफ्लेक्ट होता है, हिलता है। ठीक है, चलिए आपने इस पेपर पे कंपास भी रख दिया। अब क्या कीजिए, पास द करंट थ्रू द सर्किट बाई इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। अब आप यहाँ पे स्विच ऑन कर दीजिए। ठीक है, स्विच ऑन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है कंपास, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब आप इनिशियली ये कंपास को रखेंगे तो ये जो एरो है ये इसका सुई है, नीडल। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट किया हुआ रहता है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो आप पाएंगे कि ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब वो किसी और दिशा में मुड़ जाएगा। ठीक है, ये किसी और दिशा में मुड़ा मतलब पक्का इस कंपास के आसपास चुंबक होगा कोई। तो यहाँ पे चुंबक का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो ये जो हमारा वायर है थिक कॉपर वायर, वही चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये कंपास नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, डिफ्लेक्ट। ठीक है, चलिए फिर एक बात और भी जान लीजिए। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी बताए थे कि ये सेल का पोजीशन देख के आप बता सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हम बताए थे कि जहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है सेल में वहीं से करंट निकलेगा। ठीक है, यहाँ से करंट निकलता है, फिर यहाँ से होते हुए ये जो एरो देख रहे हैं, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि ये करंट का डायरेक्शन बताता है। यहाँ तक ठीक है? फिर ये एमीटर जो डिवाइस है ये करंट मेजर करता है। तो खैर अभी मैग्नेट पर रहते हैं। तो इस पूरे एक्टिविटी से ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर इस कॉपर वायर से जब करंट गुजरा तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ, तभी ये कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, अब क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है क्या? बोलने का मतलब है कि अगर हम किसी वायर से करंट भेजते हैं
तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। तो क्या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं क्या, कि अगर हम किसी मैग्नेट को मूव कराए, तो क्या वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा क्या, तो हाँ होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी होता है। तो खैर ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले था, अभी हटा दिया गया है। अभी हमें सिर्फ इतना पे सीमित रहना है, ठीक है। तो यही चीज़ को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक महान इंसान का जिक्र है जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। यही वो इंसान है जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। हुआ क्या था कि एक बार इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया था। एक बार तार रखा हुआ था और इसके पास में एक कंपास पड़ा हुआ था। जैसे ही इस तार से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो इन्होंने देखा एक्सीडेंटली कि इस कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तब इनके मन में ये डाउट उठा कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं है। तब इन्हें क्लियर हुआ कि नहीं, किसी तार से जब करंट बजा जाता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फिर आगे इन्होंने पूरा कहानी रच दिया। तो आगे इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और इन्हीं के रिसर्च के बेसिस पे कई सारे टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट किए गए, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, फाइबर ऑप्टिक्स, इस सब में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इनको सम्मान देने के लिए क्या किया गया, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसका जो यूनिट है इसको मापा जाता है इन्हीं के नाम पे। जैसे आपको वजन मापना है तो केजी में मापेंगे, है कि नहीं। तो ये यूनिट होता है 2 kg, 4 kg ऐसे करके। वैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर मापना है तो इन्हीं के नाम से, जैसे कि 1 ओस्टेट, 2 ओस्टेट ऐसे मापा जाता है, ठीक है। चलिए, ये CGS यूनिट होता है और जो SI यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। अभी उतना काम का नहीं है, इसे समझ के छोड़ दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेन टॉपिक को। पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्या क्या है समझते हैं। पहला लाइन देखिए, लिखा है कि वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट क्या होता है, कंपास नीडल क्या होता है, इसको एक पिक्चर से समझेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है। इस शेप का मैग्नेट अगर रहेगा तो उसको बार मैग्नेट कहेंगे, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जब भी एक कंपास को, ठीक है, एक कंपास आप अगर यहाँ पे लाएंगे तो इसका जो नीडल है, कंपास का जो नीडल, वो क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है जब भी एक बार मैग्नेट के पास हम इस कंपास को लाते हैं तब, ठीक है। तो ऐसा क्यों क्या है इस कंपास में कि इसका नीडल डिफ्लेक्ट करता है। तो इसका रीज़न है कि कंपास नीडल और कुछ नहीं बल्कि एक खुद एक स्मॉल बार मैग्नेट है। एक कंपास नीडल, कंपास का जो सुई है, पूरा कंपास नहीं, सिर्फ जो सुई, जो नीडल है, वो खुद एक इस छोटा सा बार मैग्नेट है, ठीक है। और द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। अब ये क्या क्या लिखा हुआ है इसको अभी हम एक डायग्राम से समझेंगे, तब थोड़ा इसको पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कंपास, ठीक है। और कंपास का जो ये है बीच में आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कंपास नीडल। और ये जो आप इस शेप का मैग्नेट देख रहे हैं इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। अब ये जो कंपास नीडल है उसको आप ऐसे ही अगर छोड़े देंगे, इसके आसपास अगर कोई चुंबक ना रहे, तो ये जनरल अर्थ का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट, इस कंपास को अगर ऐसे ही कहीं भी घर में रखेंगे तो ये हमेशा जो अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है उसी की तरफ पॉइंट किया रहता है। एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में नहीं रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा है, आप देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ये पॉइंट करता है, ठीक है। और जैसे ही इसके पास अगर आप एक चुंबक लाएंगे, चाहे वो तार वाला चुंबक हो, मतलब करंट जिसमें फ्लो कर रहा हो, या फिर कोई बार मैग्नेट, कोई नॉर्मल चुंबक हो, तब वैसे ही ये जो इसका सुई है, जो नीडल है, वो इस डायरेक्शन से चेंज होकर कोई और डायरेक्शन अपना लेगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी जो टेक्स्ट में लिखा हुआ था, क्योंकि ये जो नीडल है, ये नीडल खुद ही एक मैग्नेट है, ये खुद एक मैग्नेट है। अब ये भी मैग्नेट और ये भी मैग्नेट, दोनों मैग्नेट को जब पास लाते हैं, अब ये नीडल तो है क्या, ये तो गोल गोल घूम सकता है ना, ये फ्रीली है, फ्रीली मतलब इसको रखा गया है। तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट का वजह से ये जो कंपास का नीडल है ये इधर उधर बेंड मूव करता है, ठीक है। अब एक चीज़ और भी समझिएगा, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। कंपास का नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होता है। एक हिस्सा जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और एक हिस्सा साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसको अब से याद कर लीजिए, इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो हिस्सा साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से इस बार मैग्नेट को भी अगर आप एक धागा यहाँ पे बीच में बांध के इसको अगर लटका देंगे, ऊपर में हवा में लटकाएंगे, तो ये बार मैग्नेट भी थोड़ी देर बाद
जो डायरेक्शन में ये कंपास नीडल है उसी डायरेक्शन में ये भी पॉइंट करेगा, ठीक है। क्योंकि हर मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी होता है कि जो वो अर्थ का जो साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ, उसी डायरेक्शन में वो खुद को अलाइन कर लेता है, ठीक है। तो बार्ड मैग्नेट को भी अगर आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे, हवा में इसको झुला देंगे अगर रस्सी बांध के, तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा जाके, क्योंकि अर्थ खुद एक चुंबक की तरह काम करता है और उसी डायरेक्शन में उसको रोक देता है, ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कंपास जो नीडल है, पूरा कंपास नहीं, सिर्फ कंपास का जो नीडल है वो एक छोटा सा बार्ड मैग्नेट होता है। द एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये याद रखिएगा, ये एसेसर रीजन बेस्ड क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। होगा क्या कि अप्रॉक्सीमेटली वर्ड नहीं डालेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत बोलेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ नहीं पॉइंट करता है, लगभग नॉर्थ साउथ पॉइंट करता है। और वो सिरा जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग या फिर नॉर्थ पोल, और वो सिरा जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको बोलते हैं साउथ सीकिंग या फिर साउथ पोल, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी जान लीजिए कि जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। मतलब ये आपने एक बार्ड मैग्नेट लिया, इसका भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और आपने एक और बार्ड मैग्नेट ले लिया, इसका भी ये मान लीजिए साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो क्या बोला गया, लाइक पोल्स रिपेल। अगर आप ये साउथ पोल इस एंड को इससे चिपकाने का अगर कोशिश करेंगे तो नहीं चिपकेगा, ये ऑपोजिट में ढकेलेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि सेम पोल अट्रैक्ट मतलब रिपेल करते हैं। और अनलाइक पोल, जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही आप इसका नॉर्थ वाला एंड को अगर इसे चिपकाने का कोशिश करेंगे तो ये आराम से चिपक जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्थ को नॉर्थ से चिपकाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चिपकेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, समझे। ये हो गया बेसिक बात। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि वाई डज अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार्ड मैग्नेट। एक कंपास नीडल क्यों मुड़ जाता है एक बार्ड मैग्नेट के करीब लाने से? तो इसका आंसर यही होगा कि एक कंपास नीडल जो है वो खुद एक स्मॉल बार्ड मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार्ड मैग्नेट इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंपास नीडल। इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी समझेंगे हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये शब्द है ये होता क्या है। सिंपल इसका मीनिंग ये है कि एक मैग्नेट जो आप रखते हैं, इसके आसपास का एरिया जहाँ पे आप इसका इफेक्ट को फील कर पाए, इसका खींचने का शक्ति को फील कर पाए, उसी एरिया को बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो एक तरफ है इसका मैग्नेटिक फील्ड और एक तरफ है इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो जो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, दोनों फील्ड इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो क्या तो अट्रैक्शन होगा, नहीं तो रिपल्सन होगा। अगर नॉर्थ पोल आ गए पास में तो चिपक जाएंगे, सॉरी रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ आ गए एक पास में तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी वजह से जो नीडल का जो है डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। समझे कि नहीं यहाँ तक? चलिए, ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी है, एक्टिविटी 12.2। इस एक्टिविटी के बाद हम जानेंगे कि ये दोनों टर्म क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक वाइट पेपर लीजिए और उसको एक ड्राइंग बोर्ड पे चिपका दीजिए, ठीक है। फिर उस वाइट पेपर के बीचों बीच एक बार्ड मैग्नेट रखिए। यह आपने ले लिया एक वाइट पेपर और उसके ठीक बीचों बीच आपने एक बार्ड मैग्नेट रख दिया। इसका दो पोल है, एक तरफ यहाँ साउथ दिख रहा है और एक तरफ यहाँ पे नॉर्थ दिख रहा है, ठीक है। फिर स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार्ड मैग्नेट। इस बार्ड मैग्नेट के आसपास आप आयरन फाइलिंग्स ऐसे कुछ छिड़क दीजिए यहाँ पे। आप चाहे तो सॉल्ट स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं। आयरन फाइलिंग्स क्या होता है, आयरन का पाउडर होता है, ठीक है। तो वो पाउडर को यहाँ पे स्प्रिंकल कर दीजिए, ठीक है। स्प्रिंकल करने के बाद आप इस बोर्ड को एक दो बार टैप कीजिए, थोड़ा झटका दीजिए, ठक ठक कीजिए, तो आप पाएंगे कि क्या ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, द आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर 12.2। इस फिगर में जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स जो है एक पैटर्न में अरेंज हो गए हैं। आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा पैटर्न बना है यहाँ पे, है कि नहीं, ऐसा पैटर्न बना हुआ है। तो इसी पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। ये मैग्नेट जो है अपने आसपास अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, या यहाँ पे मैग्नेट का पावर है। तभी तो ये जो आयरन फाइलिंग्स थे वो यहाँ पे इस तरीके से अरेंज हो गए हैं, ठीक है। तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहाँ पे मैग्नेट का जो फोर्स है उसको डिटेक्ट किया जा सके, उसी रीजन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन समझ गए? एक बार फिर से पढ़ते हैं। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, ठीक है, एक मैग्नेट के आसपास का जो भी एरिया जहाँ पे उसके फोर्स को डिटेक्ट किया जा सके, उसी रीजन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आसपास के एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। समझे यहाँ तक? ये क्लियर है? चलिए
उसके बाद इस एक्टिविटी में जो हमने देखा था, ये आयरन फाइलिंग्स ऐसे ऐसे पैटर्न में अरेंज हो गए हैं. द लाइन्स along which iron filings align themselves represent magnetic field lines. ये जो आपको लाइन्स दिख रहा है, जिस पैटर्न में ये अरेंज हुए सब लाइन्स जो दिख रहा है, यही लाइन्स को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, या फिर सिंपली शॉर्ट में सिर्फ फील्ड लाइन्स भी कहते हैं. समझे कि नहीं समझे दोनों टर्म? तो दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए. चलिए, अब ये फील्ड लाइन्स बनाया कैसे जाता है? क्या यही तरीका है हर बार हम ये आयरन का पाउडर लेंगे और छिड़क के 2 बार टैप करेंगे तब ये ऐसे बनेगा? क्या यही तरीका है इसको बनाने का? तो नहीं, इसको आप मैनुअली भी खुद से भी बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं देखिए. अब इस एक्टिविटी में बताया हुआ है कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को बनाएंगे कैसे. ठीक है, तो इसको काफ़ी सिंपल तरीके से समझेंगे. आपको क्या करना है कि शीट ऑफ वाइट पेपर लेना है. वाइट पेपर लेने के बाद आपको इसके बीचों बीच एक बार मैग्नेट रख देना है. ठीक है, और एक कंपास लेना है. कंपास अभी आपको पता है, कंपास का जो नीडल होता है वो खुद एक बार मैग्नेट होता है, और वो एंड जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और वो एंड जो साउथ की तरफ फेस कर रहा है उसको साउथ पोल कहते हैं. उसी तरीके से बार मैग्नेट का भी एक एंड नॉर्थ पोल कहलाता है और एक एंड साउथ पोल कहलाता है. इतना बात हमें पता है. अब इसके बाद हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो यहाँ पे समझिए. देखिए, ये आपको रेड कलर का एक यहाँ पे बार मैग्नेट दिखाया हुआ है. इसका एक एंड है ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल. ठीक है, फिर आप एक ले लीजिए कंपास. ठीक है, जैसे ही कंपास को इसके करीब लाएंगे तो कंपास का नीडल क्या होगा? डेफ्लेक्ट करेगा. कुछ इस तरीके से ये अलाइन कर जाएगा कि देखिए यहाँ पे चूंकि नॉर्थ पोल है तो कंपास का नीडल का जो साउथ पोल है वो इसके करीब रहेगा, और जो नॉर्थ पोल है वो अवे फ्रॉम द मैग्नेट रहेगा. क्लियर है यहाँ तक बात? क्योंकि नॉर्थ साउथ ऑपोजिट पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये लाइक है तो इसलिए ऑपोजिट उस दिशा में फेस करके अलाइन हो गया. ठीक है, तो आपको जो दोनों एंड मिला है यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए पेंसिल से या फिर पेन से, और यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए पेंसिल से या फिर पेन से. उसके बाद इसी कंपास को उठा के आप यहाँ पे रखिए. ठीक है, तो फिर से आपको 2 डॉट मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे. फिर ऐसे ही करके प्रोसीड करते जाइए और करते करते आप पाएंगे कंपास यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे नॉर्थ साउथ या साउथ पोल के करीब में इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा, और इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा. फिर आपको जो भी यहाँ पे डॉट्स मिला है वो डॉट्स को आप स्मूथली हाथ से ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, फिर ऐसे करके अब इस कंपास को आप यहाँ प्लेस कीजिए, तो यहाँ पे आपको डॉट मिलते जाएंगे. फिर उसको आप हाथ से ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए. ऐसे करके यहाँ से ज्वाइन कीजिए, फिर और एक बनाइए यहाँ से. ऐसे बहुत सारा लाइन्स आप बना सकते हैं. तो बहुत सारा लाइन्स आप बनाएंगे तो आपको फाइनली कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा, इस टाइप का. ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया? आपने फील्ड लाइन्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना दिया अराउंड अ बार मैग्नेट. ये डायग्राम समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये डायग्राम याद रखिएगा, एग्जाम में आता है बनाने के लिए. ठीक है, इसको आप खुद से एक बार बना के प्रैक्टिस भी कर लीजिए कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके लाइंस निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे एंटर कर रहा है. ठीक है, ये सब आधा ही पे इसलिए छोड़ा क्योंकि कितना बनाएंगे, ऐसे तो बहुत सारा बनेगा ना. तो सिंप्लिसिटी के लिए ये सबको ऐसे ही रख दिया गया है. ये सब आगे और मूव करेगा. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका क्या क्या फीचर्स है. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड याद है कि नहीं? अभी समझे थे. मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक मैग्नेट, ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, इसके आसपास का वो रीजन जहाँ पे इसके फोर्स को डिटेक्ट किया जा सके वो रीजन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब ये जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. फॉर एग्जांपल, एक कहीं पे मैग्नेट रखा हुआ है बड़ा सा, और आपसे कोई आके पूछा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आप बताएंगे जो भी 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, जो भी बताएंगे. ठीक है, तो जो आप वैल्यू बता रहे हैं, जो नंबर बता रहे हैं, ये नंबर को मैग्नीट्यूड कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ नंबर बताना काफ़ी नहीं होगा, नंबर के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में है. नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जो भी डायरेक्शन है वो भी बताइए. ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से नहीं होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. ये पहला फीचर हुआ. ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. दूसरा फीचर पे आ जाते हैं. दूसरा फीचर है डायरेक्शन को लेकर. इसका डायरेक्शन कैसा होता है? तो जो फील्ड लाइंस होते हैं वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और मर्ज होते हैं एट साउथ पोल. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें आपको एरो दिख रहा है. ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बता रहा है कि ये नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल में एंटर कर रहे हैं. नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं, साउथ पोल में एंटर कर रहे हैं. ठीक है, सारे नॉर्थ पोल से निकलने वाला है. नीचे भी बना रहे हैं तो नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ में एंटर करेंगे. ये इसका डायरेक्शन होता है. आगे लिखा हुआ है इनसाइड द मैग्नेट. मैग्नेट के अगर अंदर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल.
अब ये समझिएगा, ये मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, ठीक है। तो फील्ड लाइंस बाहर में कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, है कि नहीं। लेकिन अगर अंदर बात करें, अंदर में यही लाइंस आगे भी चलते हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर एंटर करते हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर मूव करते हैं, फिर बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ। समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब इसको आप अगर डिटेल में समझिए, ये मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, एक एंड नॉर्थ पोल, एक एंड साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर अगर बात करें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, और अगर अंदर जैसे ही एंटर करेगा तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेगा ये, ठीक है, साउथ से नॉर्थ, ऐसे करके इसका ये होता है डायरेक्शन, ठीक है। आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ। क्लियर है ये बात। चलिए वो यहाँ पे लिखा है। तो दस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो ये क्लियर देखिए, क्लोज्ड कर्व बन रहा है, यहाँ से कर्व निकल रहा है, यहाँ पे एंटर कर रहा है और यहाँ पे फिर एंटर कर रहा है। समझ रहे, ये क्लोज्ड कर्व है, पूरा गोला बन जाता है। ये अगला फीचर हो गया। इसके बाद आप बात करेंगे स्ट्रेंथ, इसका मजबूती कहाँ पे देखा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहीं पे मजबूत होता है जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज हो। अगर ये कोई मैग्नेट है और इसके पास इसका अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखें, फॉर एग्जांपल इस फिगर में देखें कि यहाँ पे लाइंस सबसे ज़्यादा करीब करीब कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से काफ़ी करीब करीब है, और इस एरिया में भी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मजबूत होता है, चुंबक का पावर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू यहाँ पे या फिर यहाँ पे। बात वगैरह समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो स्ट्रेंथ कैसे डिनोट होता है, इट इज़ शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स। कितना क्लोज है फील्ड लाइन, जितना क्लोज होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। उसके बाद अगला फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर क्रॉस नहीं करते हैं। मतलब या जो आपने फील्ड लाइंस देखा बहुत सारा, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक लाइन ऐसे गुजरा और दूसरा लाइन ऐसे करके यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे इंटरसेक्ट, यहाँ पे क्रॉस कभी भी नहीं होगा, हमेशा अलग अलग रहेंगे ये सब लाइन। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि दो फील्ड लाइन्स अगर क्रॉस कर गया, ये बार्ड मैग्नेट है, आपने क्या किया, डायग्राम बनाते वक्त एक लाइन ऐसे दिखाया, या फिर आपने मान लीजिए एक लाइन ऐसे दिखाया और दूसरा लाइन क्या किया, ऐसे दिखा दिया, तो आपने यहाँ पे क्रॉस करवा दिया, ये डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्रॉस करवाने का मतलब क्या है कि आपने जब यहाँ पे कंपास रखा तो कंपास का नीडल कौन सा दिशा शो किया, ये वाला शो किया या फिर ये दिशा शो किया, कोई एक ही शो किया होगा ना। समझ रहे, कंपास नीडल एक ही तरफ तो मूव करेगा, तो इसलिए ये डायग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपास नीडल एक पॉइंट पे दो जगह नहीं शो कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि इफ़ दे डिड, अगर क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे दोनों लाइन कट कर रहे हैं, वहाँ पे कंपास नीडल जो होगा वो दो डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको क्यों नहीं क्रॉस करते हैं, तो आपको यही आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। समझे? चलिए, तो इतना ही था इसका फीचर। पहला, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसे पता चलते हैं, तो लाइन से क्लोजनेस देख के। और अगला फीचर है कि कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। बस इतना ही बात यहाँ पे याद रखना है आपको। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हेडिंग देख के तो कुछ नया नहीं लग रहा है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। हम तो देख ही रखा है कि जब भी किसी वायर से जब करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, मतलब उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात तो हमें पता है। एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा हम ये करने वाले हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे, किस दिशा में डायरेक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी है जिसमें क्या बताया हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए, एक्टिविटी को हम सिंपली समझाते हैं। एक यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने एक ब्राउन कलर का कॉपर वायर लिया हुआ है। ठीक है, और एक कंपास भी लिया हुआ है। कंपास को नीचे रखा हुआ है, तार को उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ताकि इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ये फील कर पाए, इसका नीडल मूव करे। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 डायरेक्शन लिखे हुए हैं अर्थ के। क्या क्या हुआ कि आप स्विच को ऑन कर दिया गया। स्विच को जैसे ही आपने ऑन किया तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका सुई जो है, इसका अगर ये स्विच ऑफ रहा था तो ये मैग्नेटिक नीडल किस दिशा में शो कर रहा होता, ऐसे होता है कि नहीं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ इधर है, तो इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, ऐसे करके ये सुई अलाइन रहता है कि नहीं। यहाँ पे ब्लर कलर में दिखाया भी हुआ है, इसको आप अगर जूम करेंगे तो आपको दिखेगा। ये जो ब्लर वाला पोजीशन है वो दिखाया हुआ है
कंपास का इनिशियल, जब करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा था, मतलब यहाँ पे कोई चुंबक नहीं था, तब इनिशियली वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, इस वायर से करंट फ्लो किया, मतलब ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा, तो इसका इन्फ्लुएंस का वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये फॉर एग्जांपल इधर ईस्ट की तरफ बेंड कर गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन आप बता सकते हैं क्या होगा? तो आप बोलेंगे इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है कि नहीं, नॉर्थ और साउथ। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? तो आप बोलेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है। तो जो नीडल है वो फॉर एग्जांपल ईस्ट की तरफ डेफ्लेक्ट किया। यहाँ तक ठीक है? अब क्या किया आपने कि आपने इसके सेल्स को पलट दिया। अब क्या किया आपने? इधर पॉजिटिव कर दिया और इधर नेगेटिव। पहले इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, अब उल्टा कर दिया। मतलब अब करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से फिर यहाँ पे एंटर कर रहा है। ठीक है, अब आपसे हम करंट का डायरेक्शन पूछे तो आप क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे ये करंट इधर मूव कर रहा है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका जो इस बार नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? ठीक ऑपोजिट हो जाएगा इसके मुकाबले। पहले ईस्ट की तरफ बेंड किया था, अब वो टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, है कि नहीं? तो इससे समझ में आ रहा है कि जब हम करंट का डायरेक्शन बदलते हैं, वो यहाँ पे लिखा है, जब हम करंट का डायरेक्शन बदलते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बदल जाता है। द डिफ्लेक्शन इन द नीडल बिकम्स ऑपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। करंट का डायरेक्शन आपने ऑपोजिट किया तो डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। इतना ही बस यहाँ पे कंक्लूजन निकल रहा है, समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम क्या करेंगे? अलग अलग शेप के कंडक्टर लेंगे। पहले हम स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं, उसके बाद सर्कुलर कंडक्टर लेंगे, उसके बाद सोलिनॉइड। यहाँ पे आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहले हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट वायर से करंट भेजेंगे, तब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है। उसके बाद हम करंट भेज रहे होंगे एक सर्कुलर वायर से, ठीक है, तब देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट हो रहा है। और तीसरा होगा सोलिनॉइड। सोलिनॉइड से जब करंट भेजते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होता है वो देखेंगे। यही 3 टॉपिक हैं अपना, हमें स्टडी करना है। तो देखिए, जब हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट भेजते हैं तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस पैटर्न, किस शेप में बनता है वो देखेंगे। और क्या ये पैटर्न जो है शेप के साथ चेंज होता है क्या? मतलब जो जब स्ट्रेट वायर से जब करंट भेज रहे थे तो जो पैटर्न मिला हमें, क्या वही पैटर्न सर्कुलर वाले शेप में भी मिलेगा या फिर सोलिनॉइड वाले शेप में भी मिलेगा, वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए पहले स्ट्रेट कंडक्टर का पैटर्न देखते हैं। एक एक्टिविटी से यहाँ पे बताया हुआ है, इसको हम सिंपल तरीके से पहले समझ लेते हैं, उतना यहाँ पे एक्टिविटी का लाइन बाय लाइन जाने का जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल है, हमने एक सर्किट लिया है, यहाँ पे एक्स और वाई है 2 पॉइंट है, और इस दोनों पॉइंट के बीच में हमने एक कंडक्टर ले लिया, स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, थिक कॉपर वायर हमने ले लिया। अगर आप इस सर्किट का कंपोनेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस मालूम है क्या होता है? पढ़ाए थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ये होता है बैरियर, करंट को फ्लो करने में जो बैरियर होता है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसका आप रेजिस्टेंस बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। अगर आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिए, यानी बाधा बैरियर अगर बढ़ा दिए तो करंट कम जाएगा, करंट कम फ्लो करेगा इस वायर से। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, ये है एम मीटर जो करंट मेजर करेगा। यहाँ पे कुछ सेल्स है, बैटरी हो गया ये पूरा। ठीक है, और यहाँ पे की है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, स्विच ऑन कर दीजिए। यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ये एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे कार्डबोर्ड लेना है और उस पर फिर से आपको वही आयरन फाइलिंग्स, जो आयरन पाउडर है उसको यहाँ पे स्प्रिंकल कर दीजिए। स्विच ऑन कीजिए और उसके बाद इस बोर्ड को 1-2 बार टैप कीजिए। ठीक है, टैप करने के बाद आप पाएंगे कि जो आपने आयरन पाउडर, आयरन फाइलिंग जो यहाँ पे स्प्रिंकल किया था वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हो गए हैं। उस पैटर्न का नाम है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इस टाइप का आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। अब ये होता क्या है, कुछ इस शेप का, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सर्कल तो आपको मालूम है, ये होता है एक सर्कल। सर्कल के बीचों बीच क्या होता है, तो आप बोलेंगे सेंटर। अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक और सर्कल बना रहे हैं और यहाँ पे एक और सर्कल बना रहे हैं, इन सभी सर्कल का सेंटर यही है, तो हम क्या बोलते हैं, ये सभी सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, जिसका सबका सेंटर सेम है। इस सर्कल का भी यही सेंटर, इस सर्कल का भी यही सेंटर, इस सर्कल का भी यही सेंटर, तो ये सारे सर्कल क्या हुए, कॉन्सेंट्रिक हुए। ठीक है, तो इसी पैटर्न में हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, पहला पॉइंट।
तो पैटर्न पता चल गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब स्ट्रेट कंडक्टर से करंट भेजते हैं तो पैटर्न क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, पहला बात। ठीक है, आप कुछ इसका फीचर ऑब्जर्व कीजिए। आप पहले तो हमने देख लिया पैटर्न, अब आप देखेंगे इसका डायरेक्शन क्या होता है। अगर आपको किसी पॉइंट फॉर एग्जांपल पी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन पता करना है तो आप सिंपली क्या कीजिए कि यहाँ पे एक कंपास रख दीजिए। ये आप देख सकते हो येलो कलर का ये कंपास रखा हुआ है, तो इसका नीडल कोई खास डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो ये जिस तरफ पॉइंट कर रहा है वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका नॉर्थ पोल जहाँ पॉइंट कर रहा है वही इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, पहला पॉइंट। इसके बाद आप मान लीजिए आप क्या कीजिए यहाँ पे सेल को पलट दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव कर दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव कर दीजिए, तो करंट का डायरेक्शन अब ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ से ये अप फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब क्या पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो नहीं, पैटर्न तो वही रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लेकिन जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप क्या कीजिए, इसी पॉइंट पी पे फिर से कंपास रखिए, तो आप पाएंगे कि इस बार जो डायरेक्शन है ये नीडल उल्टा दिखा रहा होगा, नॉर्थ पोल इधर दिखा रहा होगा, साउथ पोल इधर दिखा रहा होगा। मतलब करंट को उल्टा करने से जो मैग्नेटिक जो कंपास का जो डायरेक्शन है वो भी उल्टा हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता है। ये हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीज़ है सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको पहले समझा देते हैं फिर इस पे आएंगे। ये तो हो गया। आप क्या कीजिए कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। ठीक है, या फिर चलिए पहले इसको कम करते हैं। जब रेजिस्टेंस आपने कम किया मतलब करंट इसमें बढ़ गया, करंट अब ज़्यादा फ्लो कर रहा है इस वायर से। अब आप यहाँ पे कंपास रख के देखेंगे ना तो ये ज़्यादा डेफ्लेक्ट करेगा, ज़्यादा मुड़ेगा। ये ज़्यादा मूव कर रहा है मतलब है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गया है उसमें। तो ये एक और ऑब्जर्वेशन हुआ कि करंट बढ़ाने से जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या है, हाँ और एक पॉइंट है डिस्टेंस वाला, कि अब यहाँ पे जो आपने कंपास रखा था, जो डिफ्लेक्शन देखा था, अब आप क्या कीजिए कंपास को थोड़ा दूर रखिए, फॉर एग्जांपल पॉइंट क्यू पे रखिए। ठीक है, तो जब दूर ले जाएंगे ना तो डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब थोड़ा कम बेंड करेगा कंपास का नीडल, मतलब वहाँ पे जो चुंबक का पावर है वो उतना नहीं है जितना करीब में था। तो डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कमता है। ये एक और ऑब्जर्वेशन हो गया, बस इतना ही है। यही 4 ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला ये कि इफ़ द करेंट इज चेंज, करंट को अगर आप बदलते हैं तो नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, वो भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन है ये कि अगर आप करंट को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है यानी जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ जाता है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन है ये कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता है। डिस्टेंस इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता है। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। और चौथा ऑब्जर्वेशन था पैटर्न के बारे में, शेप कैसा था, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स था। ये 4 चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। और 5वां चीज़ भी है याद रखने के लिए, वो है ये डायग्राम। ये याद रखिएगा, एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है कि जब स्ट्रेट कंडक्टर से करंट जाता है तब मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, तो ये डायग्राम बनाने आना चाहिए। मेन ये जो शेप है ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे एरो दिख रहा होगा। आप सोचेंगे ये एरो कैसे पता चला है कि इसी शेप में होगा, ये एरो ऐसे क्यों नहीं है? तो ये पता चला है एक रूल से। वो रूल है अगला टॉपिक, वो रूल है ये राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको राइट हैंड इस्तेमाल करना है। जब हम पढ़ाते थे ऑफलाइन बच्चों को तो वो लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते थे लेफ्ट हैंड से, तो वहीं पे वो मिस्टेक कर रहे थे। आपको हमेशा जाने अनजाने में आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आंसर गलत निकलेगा। आपको राइट हैंड इस्तेमाल करना है। और थंब अंगूठे का क्या रोल है यहाँ पे वो समझते हैं। देखिए बोला गया है कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मान लीजिए कि आप अपने हाथ में एक तार पकड़े हुए हैं, स्ट्रेट कंडक्टर पकड़े हुए हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है विथ योर राइट हैंड, दाएं हाथ से पकड़े हुए हैं। और इस तरीके से पकड़े हुए हैं कि आपका जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका जो थंब है वो शो कर रहा है करंट का डायरेक्शन।
फॉर एग्जाम्पल करंट अगर इस दिशा में फ्लो कर रहा है तो आपने तार को ऐसे पकड़ा हुआ है कि थंब नीचे की तरफ है, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपका जो बाकी फिंगर्स होगा ना, ये बाकी उंगली, वो दिखा रहा होगा द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, वो शो करेगा फील्ड लाइन का डायरेक्शन। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखेंगे उंगली का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो यही हो गया फील्ड लाइन का डायरेक्शन। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरो दिया हुआ है, समझे कि नहीं? यहाँ से जाके घूम के फिर ये एरो ऐसे हो गया। इसी को कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल, समझे? तो बस एक बात ध्यान रखना है कि थंब को हमेशा करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप इस वायर को अपने दाहिने हाथ से अंगूठा नीचे करके पकड़ेंगे तो आपका उंगली जो है इस तरफ शो करेगा, तो इसीलिए इसका जो डायरेक्शन है एरो इस तरफ दिया हुआ है, समझे कि नहीं? चलिए अब यहाँ पे दो टर्म और समझ लीजिए, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होता है? घड़ी तो आपने देखा ही होगा, क्लॉक, तो घड़ी किस दिशा में मूव करता है? ये अगर 12 है या 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो घड़ी का सुई हमेशा इस दिशा में मूव करता है कि नहीं? ऐसे ऐसे मूव करता है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर घड़ी इसको, अगर कोई चीज़ उल्टा मूव करे, इधर मूव करे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दो टर्म याद रखिए, आंसर करने में आपको मदद मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं, समझे कि नहीं? आप बता सकते हैं इस डायग्राम को देख के ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो आप बोलेंगे ये इधर से इधर मूव कर रहा है, मतलब इधर 12 होगा, इधर 3 होगा, इधर 6 होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं? अगर आप ऊपर से देखें तो, और नीचे से देखेंगे तो आपको यही चीज़ एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। आइए अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कोई एक पावर लाइन है, ठीक है, रोड में तार टंगा हुआ है, उस तार में से करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो डायरेक्शन कैसा होता है नॉर्मली? इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। तो करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब इधर करंट जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट? तो इस तार के ठीक ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, और इस तार के ठीक नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट कनेक्टर है और उससे करंट जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। थंब को करंट का डायरेक्शन में दिखाएंगे, थंब इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आपका जो उंगली है, मतलब इस डायरेक्शन में फोल्ड होगा उंगली, है कि नहीं? इसको आप एक पिक्चर से देखिए, आप ये इमेज में देखिए, यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखाया हुआ है, तो आपको कुछ इसी तरीके से इस वायर को पकड़ना है, तो उंगली ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहा है कि नहीं? तो वही डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर आपका आँख यहाँ पे है तो कैसा दिखेगा आपको ये? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? जरा सोच के जवाब दीजिए। इमेजिन कीजिए हाथ में पेन या फिर पेंसिल पकड़ के, तो आप देखेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जब आप कहाँ से देख रहे हैं? वेस्ट की तरफ, वेस्ट एंड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और जब आप ईस्ट एंड से देखेंगे तो आपको यही चीज़ क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो एक बार यहाँ पे आंसर पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। वी गेट दैट मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड। जब आप ईस्ट एंड से देख रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, और जब आप वेस्ट एंड से देखेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा था कि तार के ऊपर, तार के नीचे क्या डायरेक्शन होगा, तो ऊपर हो या फिर नीचे, दोनों में ही अगर आप ईस्ट एंड से देखेंगे तो आपको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, और वेस्ट एंड से देखेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर देना होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में। अब यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला देखिए, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के आसपास जो फील्ड लाइंस बनता है उसको ड्रॉ कीजिए। तो इसको हम बनाए थे, और वहाँ पे एक दो बात आपको बताना था। ये देखिए, आपको यही डायग्राम बना देना है वहाँ पे, और अच्छे से नॉर्थ साउथ ये सब का मेंशन कीजिएगा और एरो दिखाइएगा। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि यहीं पे नॉर्थ साउथ लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस डायग्राम को ऐसे बनाते हैं और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ देते हैं, तो शेप तो वही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, वैसे ही नीचे की बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब एरो देंगे तो पलट देंगे, नॉर्थ से साउथ होता है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है यहाँ पे।
और अगर नॉर्थ साउथ यहाँ लिख रहे हैं तो अब एरो का शेप इधर होगा, और जब उल्टा लिख रहे हैं तो उधर होगा। समझ गए ये बात? ये बनाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे बताया गया था कि स्ट्रेंथ कहाँ पे होता है मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा, तो बताए थे जहाँ पे लाइंस क्लोज होते हैं वहीं पे ज़्यादा होता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा डायग्राम दे देंगे और लिखेंगे यहाँ पे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी, और पूछेंगे कि ए और बी में से कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो कहाँ पे लाइन क्लोज है आप देखेंगे ये दोनों लाइन करीब करीब है और ये दोनों लाइन में गैप है, तो यहाँ जहाँ पे करीब होगा यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मजबूत होगा, यहाँ पे कमज़ोर होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इसी में अगला क्वेश्चन है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो हमने 4 प्रॉपर्टी देखा था वो यहाँ पे लिखना है। पहला क्या था कि इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है, डायरेक्शन बताना है नॉर्थ से साउथ होता है बाहर में, और अंदर में साउथ से नॉर्थ और क्लोज्ड कर्व होते हैं। ठीक है। तीसरा हमने देखा था स्ट्रेंथ के ऊपर कि जहाँ पे क्लोज लाइंस जहाँ पे ज़्यादा करीब होंगे क्लोज होंगे वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और चौथा हमने क्या देखा कि कभी भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन वाई डोंट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं? तो इसका रीज़न भी हमने देख लिया था कि अगर इंटरसेक्ट किए तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मतलब वहाँ पे अगर आप कंपास नीडल रखेंगे तो वो 2 डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझे? तो ये तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। इस बार हम करंट भेजने वाले हैं एक सर्कुलर लूप से, और अब देखेंगे कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सर्कुलर लूप सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। हमने पहले क्या किया था, स्ट्रेट वायर लिया था, सीधा वायर था। अब क्या किया हमने कि इसी स्ट्रेट वायर को बेंड करके ऐसे करके बेंड कर दिया। ठीक है। तो ये जो शेप बना इसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलर लूप कहते हैं। ठीक है। अब चाहे तो आप इसमें एक ही टर्न लें या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे करके एक राउंड और एक राउंड घुमा दिए और एक राउंड घुमा दिए और एक राउंड घुमा दिए, तब जाके इसे निकाल दिए। आप नंबर ऑफ टर्न्स जो कितना बार घुमाएं उतना बार आप घुमा के भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है। ये भी सर्कुलर लूप ही होगा, ये भी सर्कुलर लूप ही होगा। इतना समझे? तो हमने जब जब हम स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा था, उसका पैटर्न क्या था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे। तो यहाँ पे हमने इसी जो वायर है उसको बेंड करके एक सर्कुलर शेप में बनाया। तो यहाँ पे भी जो हर एक पॉइंट पे अगर दिखेंगे तो यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनेंगे। समझ रहे हैं? हर एक पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। समझ गए? ये डायग्राम ध्यान में रखिएगा। और इसका जो सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसका कुछ फीचर्स है, देखिए। सबसे पहले तो हमने इसका पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा फीचर इसका ये है कि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये सर्कल्स बड़े होते जाएंगे। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे हम जब वायर के करीब है तो छोटा सर्कल बन रहा है, थोड़ा और दूर जा रहे हैं तो बड़ा सर्कल बन रहा है, और दूर जा रहे हैं तो और बड़ा सर्कल, थोड़ा और दूर गए तो ये और बड़ा सर्कल बनेगा। समझ रहे? ये और बड़ा सर्कल। तो जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं वैसे वैसे सर्कल का जो साइज़ है वो बड़ा होते जाता है। ये पॉइंट समझे? चलिए अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है ये कि इस सर्कुलर लूप के जब सेंटर में पहुंचेंगे, ये जो वायर है सर्कुलर लूप, इसके जब सेंटर में पहुंचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब जो सर्कल का पार्ट है ये सब लगभग अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन गए हैं। तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द आर्क ऑफ दिस बिग सर्कल्स, ये जो सर्कल बड़े होते जा रहे हैं इतने बड़े हो जाएंगे कि सेंटर में कैसा दिखेंगे ये लोग, अपीयर एज स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या तो ये असर्शन रीजन में यूज़ कर लेंगे इस स्टेटमेंट को, नहीं तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन देंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि सर्कुलर लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं वैसे वैसे ये सर्कल का साइज बड़ा होता जाता है। 3 बात अभी तक याद करेंगे। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है ये कि अगर आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो आपको क्या पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता चलेगा। तो जब आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, फॉर एग्जांपल एक सिंपल अगर डायग्राम बनाए, ये कोई है सर्कुलर लूप। ठीक है। थोड़ा ठीक से बनाते हैं। ये कोई है सर्कुलर लूप यहाँ पे।
अब यहाँ पे अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, अंगूठा का पोजीशन कुछ इधर होगा और आपका उंगली जो है कुछ इस तरीके से रैप अप होगा, है कि नहीं। तो ये सब फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया। और करंट जब मान लीजिए यहाँ से होकर गुजर रहा है, यहाँ से होते हुए करंट अब इधर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपका थंब का पोजीशन इधर होगा, तो आपका उंगली कुछ ऐसे करके रैप होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो वो यहाँ पे लिखा है, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल it is easy to check that every section of the wire contribute to the magnetic field lines in the same direction within the loop। अगर लूप के अंदर अगर बात करें तो इधर से भी पकड़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो रहा है, इधर से भी पकड़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो रहा है, ऊपर से भी पकड़ेंगे तो अंदर की तरफ ही होगा, ठीक है। सॉरी, ऊपर से जब पकड़ेंगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा, थंब का डायरेक्शन इधर होगा और आपका उंगली ऐसे फोल्ड होगा, है कि नहीं, कुछ इस तरीके से। तो मतलब जो विद इन द लूप, अगर लूप के अंदर अगर आप सिर्फ फोकस करें तो आप देखेंगे कि सभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये अगला फीचर इसका हो गया, समझे ये। चलिए, इसके बाद हमने ये स्ट्रेट कंडक्टर में भी देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली वेरी करता है विद द करंट, मतलब जितना ज़्यादा आप करंट भेजेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वैसा ही केस यहाँ पे भी है कि जितना ज़्यादा आप करंट भेजेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा अगर आपको और भी मजबूत मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो आप क्या कीजिए कि ये जो आपने सर्कुलर लूप लिया है, ये तो सिर्फ एक ही टर्न हुआ, आप क्या कीजिए, इसको आप यहाँ तक लाए, फिर एक टर्न और ले लीजिए यहाँ पर, फिर एक टर्न और ले लीजिए, 3 टर्न 4 टर्न, ऐसे करके आप टर्न बढ़ा सकते हैं। जितना नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा लेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए जब आप एक टर्न ले रहे थे तो यहाँ पे एक टर्न जब ले रहे थे, मान लीजिए बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। अब आप मान लीजिए यहाँ पे 5 टर्न लिए तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इसका उतना ही गुना। आपने कितना टर्न, 5 टाइम्स ज़्यादा टर्न लिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी 5 टाइम्स ज़्यादा, 5 बी प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, समझे कि नहीं। तो ये समझ के देखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स n टाइम्स लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद इन द लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो सब सेम डायरेक्शन में होता है, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, समझे ही नहीं। चलिए, ये इसका रीज़न भी याद रखेंगे आप। तो इतना ही था इसमें। नीचे एक एक्टिविटी दिया हुआ है इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, सिंपल सा है, कोई काम का है नहीं। कि बोला गया कि एक कार्डबोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड में 2 होल कर लो और यहाँ से आप क्या कीजिए, सर्कुलर लूप यहाँ पे भेज दीजिए, ठीक है। सर्कुलर लूप भेजिए और फिर यहाँ पे वही जो आपका आयरन फाइलिंग्स है उसको, आयरन फाइलिंग्स को यहाँ पे स्प्रिंकल कर दीजिए और फिर बोर्ड को 1-2 बार टैप कीजिए और देखिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप पाएंगे कि टैप करने के बाद जो आयरन पाउडर है, आयरन फाइलिंग्स, वो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में बन गए हैं शेप, ठीक है। वो यहाँ पे बताया गया है। चलिए, इतना ही था, वो ख़त्म हो गया। अब आ जाता है तीसरा शेप जो कि है सोलिनॉइड। अब हम करंट भेजेंगे सोलिनॉइड से और देखेंगे कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इतना छोटा से बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए आराम आराम से समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे ये सोलिनॉइड होता क्या है। तो सोलिनॉइड का डेफिनेशन ये रहा। सोलिनॉइड एक कॉइल है। कॉइल मतलब समझ रहे, अगर किसी वायर को अगर आप ऐसे 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 करके लपेटते जाएंगे ऐसे टर्न लेते जाएंगे तो ये जो शेप बना इसी को कॉइल बोलते हैं, ठीक है। ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, या फिर कई सारे सर्कुलर टर्न्स लिए गए हैं। किसका ये मटेरियल है? इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। और ये जो एक सिलेंडर का शेप बन गया, सिलेंडर कैसा होता है देखने में, ऐसा शेप का होता है सिलेंडर, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का ये कॉइल बना है। तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे? सोलिनॉइड कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, ये कॉइल है ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये 4 वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके डेफिनेशन में, ठीक है। चलिए, अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप देखेंगे तो वो दिखाया गया है इस फिगर में, कुछ इस टाइप का दिखता है। तो ये फिगर देख के आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम जब बार मैग्नेट पढ़े थे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखा था, कैसा था वो? ये था बार मैग्नेट
और हम देख रहे थे यहाँ से इमर्ज हो रहा था, यहाँ पे एंटर हो रहा था, यहाँ से इमर्ज हो रहा था, यहाँ पे एंटर हो रहा था, यहाँ से इमर्ज एंटर, फिर यहाँ से इमर्ज और यहाँ पे एंटर, ऐसा ही कुछ हमने देखा था, है कि नहीं। तो कुछ इसी पैटर्न में कहीं ये भी तो नहीं दिख रहा है, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ उसी पैटर्न में दिख रहा है कि यहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, यहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। इसका मतलब जैसे कि एक बार मैग्नेट में एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, वैसे ही सोलिनॉइड में भी एक एंड होता है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। क्या आप इस फिगर देख के बता सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सिंपल है, यहाँ से लाइंस इमर्ज हो रहा है तो ये हो गया नॉर्थ पोल, और यहाँ पे लाइंस एंटर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आउटसाइड। अब सोलिनॉइड के इनसाइड कैसा पैटर्न है वो देखते हैं। लिखा है द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये कीवर्ड है 3। अंदर में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइंस दिख रहे हैं, सभी आपस में पैरेलल है, तो ये पैटर्न होता है अंदर में। तो दिस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड। ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अंदर में यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उतना ही स्ट्रेंथ यहाँ पे भी होगा। मतलब अंदर में कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर है वो सेम होगा हर जगह पे, वो बोला गया है। तो ऐसे फील्ड को कहा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिख रखे हैं, ये रहा की फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहला, वो पैरेलल लाइन से आप शो करेंगे, इक्वी डिस्टेंट लाइन्स होंगे, जैसे ये सब हो गया पैरेलल लाइन्स, और सबका बीच में जो गैप है वो गैप सेम होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा, और सब में जो एरो का साइन है वो सेम होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे। एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू बन सकता है, 4 ऑप्शन बनाएंगे आपके लिए, जैसे कि एक बना देंगे ये, फिर दूसरा ऑप्शन में देंगे ये, और तीसरा ऑप्शन में देंगे ये। बोलेंगे कि बताओ कौन सा इसमें से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पहला वाला जो आप देखें, इसमें इक्वी डिस्टेंट नहीं है, किसी में गैप कम है, किसी में गैप ज़्यादा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ। इसमें डायरेक्शन सबका सेम नहीं है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो ये भी यूनिफॉर्म नहीं हुआ। इसमें हम देख रहे हैं पैरेलल लाइन से सब सेम डायरेक्शन में है और इक्वी डिस्टेंट है, तो ये हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। समझे कि नहीं, ये याद रखिएगा। तो एक सॉलिनॉइड के अंदर में भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, समझे। इसके अलावा ये देखिए, अब ये जो हमने यहाँ पे बनाया था कॉइल, जिसको हमने नाम दिया क्या चीज़ का, सॉलिनॉइड का। अब इस कॉइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कुछ डाल भी सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं, कुछ अगर डालने का मन है तो डाल दीजिए। जैसे कि सॉफ्ट आयरन, एक टाइप का आयरन होता है, इसको आप अंदर डाल दीजिए। सॉफ्ट आयरन अगर आप अपने सॉफ्ट आयरन, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील रॉड, आप ये भी डाल सकते हैं इस कॉइल के अंदर। क्या तो सॉफ्ट आयरन है तो स्टील रॉड डाल दीजिए और स्विच ऑन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये इसमें मैग्नेटिक आएगा ही, और आपने जो भी मटेरियल अंदर डाला है, जैसे कि स्टील या फिर सॉफ्ट आयरन, वो चीज़ भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें भी मैग्नेट वाला पावर आ जाएगा, ठीक है। जब आप स्विच बंद कर देंगे और इस स्टील रॉड या फिर सॉफ्ट आयरन को जब निकालेंगे तो ये एक चुंबक की तरह काम करेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि सॉफ्ट आयरन, व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। तो सॉफ्ट आयरन को जब हम कॉइल के अंदर डाल देंगे तो ये उसको सॉलिनॉइड उसको क्या कर देगा, मैग्नेटाइज कर देगा। और जब ये स्टील या फिर सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो गया तो इसी चीज़ को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो दो एग्जाम्पल है, एक हो गया सॉफ्ट आयरन का और दूसरा हो गया स्टील रॉड का, दोनों एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपको। चलिए, इतना ही था यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं। क्या क्या याद रखना है, पहले सोलिनॉइड का डेफिनेशन याद रखेंगे। दूसरा ये डायग्राम कि कैसा होता है, डायग्राम बार मैग्नेट से सिमिलर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अंदर का बात करेंगे तो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म का मतलब डिटेल में जाना हमने, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये चीज़ हमने जाना, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल। एक टेबल है, टेबल पे एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऐसे करके रखा हुआ है,
अच्छा बात है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, करंट इसमें क्लॉकवाइज रूप में पास कर रहा है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का दिशा इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, तो करंट यहाँ से आ रहा होगा और ऐसे होके गुजर रहा होगा, है कि नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अप्लाई द राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल हमें यहाँ पे लगाना है और फाइंड आउट करना है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। ये हो गया इनसाइड और ये हो गया आउटसाइड। यहाँ पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताना है। तो यहाँ पे अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, यहाँ पे अगर आप इसको पकड़ेंगे, अंगूठे का शेप ऊपर होगा, तो आप पाएंगे कि उंगलियाँ जो है आपकी इस तरीके से रैप हो रही है कि नहीं। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड इनटू द टेबल, इनसाइड द लूप ये हो गया डायरेक्शन। और आउटसाइड अगर बात करें तो यहाँ से ये फील्ड लाइन से निकल रहा है, ठीक है, ऐसा ही वर्ड्स होगा। तो आउटसाइड द लूप होगा अपवर्ड, अवे फ्रॉम द टेबल। समझे ये पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाना है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट का ध्यान रखेंगे आप। एक यहाँ पे एमसीक्यू है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट ईच। सोलिनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म तो है नहीं ऑप्शन में, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग को ध्यान से समझिए, दो चीज़ें आपके पास, एक है आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि होना ही था, और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इन दोनों का वजह से, एक तो आप करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक चुंबक ले रहे हैं, मैग्नेट ले रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ का वजह से एक फोर्स लगता है, ठीक है। अब वो फोर्स कहाँ कैसे लगता है उसी चीज़ को हमें समझना है। हेडिंग का मतलब समझ गए क्या इस टॉपिक में पढ़ना है। चलिए इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप एक स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड लीजिए ए बी। तो यहाँ पे हमने ए बी एक एल्यूमिनियम रॉड ले लिया, ठीक है, और उसको ऐसे सस्पेंड कर दीजिए, ऐसे झुला दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक हॉर्सशू मैग्नेट लीजिए। तो इस शेप का जो मैग्नेट आप देख रहे हैं लाल रंग का, इसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। इस शेप का कुछ यू शेप, इसको हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं। इसका जो ये दो एंड है यही पोल्स होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि ये अगर हॉर्सशू मैग्नेट है और ये अगर नॉर्थ पोल है, ये अगर साउथ पोल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर शेप कर रहे होंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे बोला गया कि इस हॉर्सशू मैग्नेट को इस तरीके से रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टेड होगा अपवर्ड। तो यहाँ पे देखिए नीचे नॉर्थ पोल रखा गया है, ऊपर साउथ पोल रखा गया है, ताकि फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन में रहे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इस एल्यूमिनियम रॉड को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए बैटरी की और रियोस्टेट के साथ। यहाँ पे बैटरी बनाया है, की बनाया है, रियोस्टेट नहीं बनाया इन्होंने, ऐसे करके हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या कीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए और करंट इसमें फ्लो होगा फ्रॉम बी टू ए। करंट अब बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड है, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए फिर ऐसे सर्किट पूरा हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट। ये रॉड जो है लेफ्ट की तरफ यानी इधर मूव कर जाएगा, मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा है। हम एक ले रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, एक हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या प्रोड्यूस हो गया, फोर्स प्रोड्यूस हो गया। अब आप हेडिंग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, समझे। चलिए और देखते हैं आगे क्या होता है। यू विल नोटिस दैट द रॉड गेट्स डिस्प्लेस्ड। रॉड जो है लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है, मतलब रॉड पे कोई फोर्स लगा है पक्का। फिर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस सेल्स को पलट दीजिए, प्लस इधर कीजिए माइनस इधर कीजिए, करंट का डायरेक्शन अब ए से बी की तरफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप करंट का डायरेक्शन उल्टा करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि इस बार जो रॉड है वो इधर डिस्प्लेस हुआ, समझे। पहले तो लेफ्ट की तरफ मुड़ा था, अब राइट की तरफ मुड़ जाएगा। तो हम ये नोटिस किए कि जब हम करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो फोर्स भी उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। राइट में इस बार डिस्प्लेस होगा। इतना हमने समझ लिया। तो यही है ये एक्टिविटी। अब देखते हैं इससे कंक्लूजन क्या क्या चीज़ हमें सीखने को मिला।
तो पहला चीज़ हम ये सीख रहे हैं कि ये एक्टिविटी सजेस्ट करता है कि कोई ना कोई एक फोर्स लगता है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन ये था कि ये फोर्स जो है, फोर्स का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स उल्टा हो जाता है जब हम करंट का डायरेक्शन को उल्टा करते हैं। तो समझे, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स भी उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आप क्या कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कीजिए। पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या लिया था, वर्टिकली अपवर्ड लिया था, है कि नहीं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब बोल रहा है उसको डाउनवर्ड लीजिए, मतलब नॉर्थ पोल ऊपर कीजिए और साउथ पोल नीचे कर दीजिए, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, कुछ इस दिशा में लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे। तब भी आप पाएंगे कि क्या होगा, फिर से ये रॉड जो है उल्टा डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, पहला डायरेक्शन ऑफ करंट और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझे कि नहीं, अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज करें तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करें तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। यहाँ तक समझे। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट है ये फोर्स सबसे ज़्यादा कब लगेगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तब देखने को मिलेगा जब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट एंगल पे हो। समझे कि नहीं, दोनों अगर 90 डिग्री पे होंगे तब ये फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। ये रॉड एकदम ऐसे बीचों बीच गुजरा था, इस मैग्नेट के बीचों बीच, और मैग्नेटिक फील्ड भी एकदम ऊपर की तरफ था, तो दोनों का बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तब इसमें फोर्स मैक्सिमम लगा था। अगर आप इस रॉड को थोड़ा टेढ़ा रखेंगे, अगर कुछ ऐसे रख दे, सीधा अगर रख दे, तो फोर्स थोड़ा कम लगेगा। तो इतना बात याद रखना है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा। देखिए, तीन चीज़ें, एक है करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा चीज़ है फोर्स। तो ये दोनों जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है, तो फोर्स मैक्सिमम होता है, फोर्स मैक्सिमम होता है। ये बात को याद रखना है आपको, ठीक है। आता है क्वेश्चन। चलिए, अब हम एक रूल के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल बताता है कि फोर्स किस दिशा में लगेगा, या पहले से बता सकते हैं, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन पता करने में हेल्प करेगा। ये रूल का सबसे पहला नियम है कि आप क्या कीजिए, 3 फिंगर है आपका पास, ठीक है, लेफ्ट हैंड का, थंब है, 4 फिंगर है और मिडल फिंगर है, ठीक है। थंब, 4 फिंगर और मिडल फिंगर, ये तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। कुछ इस शेप में अगर आप अपने उंगलियों को सजाएंगे तो तीनों उंगली जो है, थंब, 4 फिंगर और मिडल फिंगर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर हो जाए तो आप ये देखिए कि अगर आपका फर्स्ट फिंगर यानी जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है, ये जो उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, और सेकंड फिंगर यानी जो मिडल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन शो करेगा, तो आपका जो थंब होगा ना, थंब, ये फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। समझे कि नहीं, ये रूल बोलता है। तो अगर आप यही रूल को यहाँ पे लगाएंगे ना कि करंट का डायरेक्शन इधर था पहले, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, तो अगर आप यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और इस तरीके से उंगली को सजाएंगे, ये है करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ ऊपर की तरफ 4 फिंगर रखिए और मिडल फिंगर को अपने तरफ खींचिए, तो आपका अंगूठा उधर इस तरफ कहीं शिफ्ट होगा, है कि नहीं। तो ये फोर्स का डायरेक्शन है, इसीलिए ये जो रॉड है वो लेफ्ट की तरफ मूव किया था। समझे कि नहीं। फिर इसी को जब हम उल्टा किए थे, जब करंट हम उधर भेज रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही था, ऊपर की तरफ था, करंट हमने रिवर्स किया था, उधर भेज रहा था। तो जब इस तरीके से उंगली को सजाएंगे तो आप पाएंगे कि जो ये है अंगूठा आपका वो इधर मूव करेगा, उधर शो कर रहा होगा, तो मतलब राइट की तरफ फोर्स लगा था। तो एक बार वीडियो पॉज करके अपने उंगलियों को ऐसे सजा के देखें और इसको कंफर्म कर ले खुद से, ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आपका अंगूठा ठीक से शो कर रहा है, क्योंकि ये आपको अच्छे समझना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि फोर्स किस दिशा में लगेगा, ये पूछेंगे आपसे, तो बार बार आपको ये तीनों उंगली सजा के ऐसे पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सजाना सीख लीजिए। चलिए, तो ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आ जाते हैं कौन से डिवाइसेस में ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो डिवाइसेस डेट यूज़ करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, वैसे डिवाइसेस है इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब डिवाइसेस में ये सब यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, डिवाइसेस का नाम पूछते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे होगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर 12.24। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके एंटर किए, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा कुछ इस तरीके से था, तो राइट एंगल में एंटर किया हुआ है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ रहे हैं कहाँ पे होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि हम तो करंट कैरिंग कंडक्टर ये पढ़े हैं और मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हैं, तब हम फोर्स निकाल पा रहे थे, है कि नहीं। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉन से हम करंट कैरिंग कंडक्टर को कैसे रिलेट करें, तो ये बात याद रखिएगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़े थे कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करता है हम उसका ठीक ऑपोजिट दिशा लेते हैं करंट का, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, मतलब करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है। तो ये हो गया करंट का दिशा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का दिशा, फोर्स कहाँ लगेगा। तो एक बार उंगली से जाते हैं फिर से, इधर अपना रखते हैं 4 फिंगर और मिडिल फिंगर ऑपोजिट तरफ रखते हैं। तो आपका जो थंब होगा वो कुछ नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, आप अपनी उंगली को सजा के देखिएगा, नीचे की तरफ शो कर रहा होगा। तो आंसर क्या होगा, इनटू द पेज। आपका बुक है तो इनटू द पेज, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड शो कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जब भी मेंशन हो तो उसका ठीक उल्टा दिशा लेते हैं करंट का दिशा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन ना लिख के प्रोटॉन लिखा होता, तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो उसमें हम ऑपोजिट ले रहे थे। इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें हम सेम डायरेक्शन लेते, ठीक है। जब प्रोटॉन होगा पॉजिटिव चार्ज तो सेम डायरेक्शन लेंगे, इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज तो ऑपोजिट डायरेक्शन लेंगे करंट का, ठीक है। तो प्रोटॉन अगर लिखा होता ना तो यही हो जाता करंट का दिशा, ठीक है। चलिए, ये हुआ। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटोन आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई प्रोटॉन ऐसे करके मूव कर रहा है, तो इस प्रोटॉन का कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा। मास चेंज होगा क्या इस प्रोटॉन का, नहीं। स्पीड भी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि ये इसका दिशा बदल देगा, इसमें कुछ फोर्स लगेगा ना इस प्रोटॉन पे, तो इसका दिशा चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम, इसका आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू एम बी। तो चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी, मोर देन 1 करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर जो हमने एक्टिविटी देखा वही हॉर्सशू मैग्नेट लेके यहाँ पे रॉड डाल के, तो हाउ डू वी थिंक डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन द रॉड ए बी इज इंक्रीज। अगर आप करंट बढ़ाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जितना करंट बढ़ाएंगे उतना ये ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, ठीक है। दूसरा, अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज। अगर आप मैग्नेट मजबूत ले लिए, मतलब मजबूत मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब भी इसका ज़्यादा फोर्स लगेगा और ज़्यादा डिस्प्लेस होगा। और तीसरा, लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज। अगर आप ये लंबा रॉड लेते हैं तब क्या होगा, तो ये भी याद रखिएगा, तब भी ज़्यादा फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे कि अल्फा पार्टिकल या फिर प्रोटॉन, ठीक है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ध्यान से सोचना पड़ेगा क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले दिशा का जानकारी होना चाहिए। ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ठीक है। अब पढ़ते हुए डायग्राम बनाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ये पॉजिटिव चार्ज वेस्ट की तरफ जा रहा था, मतलब ये हो गया वेस्ट की तरफ जा रहा था। पॉजिटिव चार्ज है मतलब यही हो गया करंट का डायरेक्शन, ठीक है, करंट इधर फ्लो कर रहा है। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है, इसको मोड़ दिया जाता है, मतलब नॉर्थ की तरफ इस तरफ फोर्स लगा है, इधर लगा है फोर्स नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ ऊपर है ना, उसलिए हम इसी पॉइंट से बनाएंगे, ठीक है, ऊपर नॉर्थ की तरफ फोर्स लगा है। तो बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। समझ गए, लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और इस तरीके से उंगली को सजाइए। तो थोड़ा ध्यान से सजाना पड़ेगा। करंट है इधर, तो अपना मिडिल फिंगर को इस दिशा में कीजिए, कर दिए, और फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है, मतलब अंगूठा आपका ऊपर रहना चाहिए। समझ रहे, तो कैसे होगा,
इधर है करंट, इधर है करंट। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं, जब हम ऑफलाइन भी पढ़ाते थे तो इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा दिक्कत होता था। अब जरा सोचना, ठीक से समझना पड़ेगा। करंट उल्टा गया है और फोर्स उधर गया है, तो आपका जो मिडल फिंगर है, सॉरी जो फोर्थ फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, वो आप देखेंगे ऊपर की तरफ शेप कर रहा है। ठीक है, अपना अंगूठा को इधर रखिए, अपना मिडल फिंगर को इधर रखिए, थोड़ा ठीक से सजाइए। बहुत लोग हाथ में पेन से स्टार्ट हो जाता है बहुत लोगों का इससे, तो आप देखेंगे कि आपका जो फोर्थ फिंगर है वो ऊपर की तरफ शेप कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपवर्ड। थोड़ा कोशिश कीजिएगा उंगली से जाने का, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको बोले कि ये जो इस अच्छे से ये फिंगर सजाना सीखिए, ऊपर जो एक्टिविटी था उसमें वेरीफाई कर लेने, इसलिए बोले थे आपको। और ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि प्रोटॉन बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं। अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं तो वही करंट का डायरेक्शन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन ले लेना है करंट का। ठीक है, बस। अब है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक यानी घर का जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, ये सब चीज़ हम समझेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, इजी टॉपिक है। देखिए, हमारे घर में जो पावर आता है, इलेक्ट्रिक पावर जो आता है, करंट आता है इलेक्ट्रिक पोल्स के जरिए, वो यूजुअली 2 तारों में आता है। एक होता है लाल इंसुलेशन कवर वाला वायर, जिसको लाइव वायर कहते हैं, और एक होता है ब्लैक इंसुलेशन वाला वायर, जिसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। इन दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, ये डायग्राम भी देखते चलिए, ये डायग्राम बनाने के लिए आता है एग्जाम में। ये 2 तार पे फोकस कीजिए। हमारे घर में बिजली आया, ये 2 वायर से, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, ये रेड कलर का और ये ब्लैक कलर का। ठीक है, वायर आते ही पहले फ्यूज से होके गुजर के कहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रिक मीटर में जाता है। उसके बाद क्या होता है आगे समझेंगे, पहले टेक्स्ट पे आते हैं। देखा हुआ है कि ये दोनों तारों के बीच में, रेड वायर और ब्लैक वायर, दोनों तारों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट का, इंडिया में, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमारे कंट्री का बात किया जा रहा है, तो ये एसएसआर रीजन में भी यूज़ होता है ये स्टेटमेंट, तो याद रखेंगे कितना होता है 220 वोल्ट, दोनों वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो फिर ये वायर हमारे घर में आता है और एक मेन फ्यूज से होके गुजर के मीटर में आता है ये वायर सबसे पहले। तो वायर आया, फिर फ्यूज से गुजरा और हमारे इलेक्ट्रिक मीटर तक पहुंचा। फिर मीटर से निकल के ये वायर जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जिसमें होता है मेन स्विच। ठीक है, और इसमें फ्यूज भी लगा होता है बहुत सारा। अब मेन स्विच हो गया, मेन स्विच से होने के बाद दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस। फिर घर में जितने भी जो सर्किट्स है उसमें ये कनेक्ट होंगे। घर में यूजुअली 2 टाइप का सर्किट होता है, एक होता है 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाला सर्किट, जिसमें हाई पावर वाले डिवाइस कनेक्ट होते, जैसे कि एयर कूलर हो गया, गीजर हो गया, जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करे वो इस सर्किट में कनेक्ट होता है। और एक सर्किट होता है 5 एम्पियर करंट रेटिंग वाला, इसमें छोटे मोटे डिवाइस जैसे कि बल्ब, फैन, ये सब चीज़ इस सर्किट में जलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 2 टाइप का सर्किट जनरली पाया जाता है, एक 15 एम्पियर रेटिंग वाला सर्किट और एक 5 एम्पियर रेटिंग करंट रेटिंग वाला सर्किट। ठीक है, इसमें हाई पावर डिवाइस लगाते हैं, इसमें लो पावर डिवाइस लगाते हैं। यहाँ तक समझे? डायग्राम में अभी तक कुछ खास पहुँचे नहीं है। फिर आगे लिखा हुआ है कि एक और वायर होता है जिसको बोलते हैं अर्थ वायर। ये होता है ग्रीन कलर का इसमें कवर होता है, प्लास्टिक कवर, इंसुलेशन जो होता है ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इट इज़ यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। ये अगर घर है आपका तो घर के पास में ही क्या किया जाता है, एक गड्ढा खोना जाता है, गड्ढा खोन के यहाँ पे एक मेटल प्लेट रख दिया जाता है और ये वायर को इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि घर में अगर एक्स्ट्रा बिजली आ गया तो इसी वायर के जरिए वो धरती में चला जाएगा और घर में कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब इसी को डिटेल में समझाया गया है। देखिए, ये वायर को आप कनेक्ट कहाँ पे करते हैं, एक सिरा तो धरती में जाता है और दूसरा सिरा कहाँ पे जाता है वो देखिए। इट इज़ यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेज दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर। ऐसे डिवाइस जिसमें मेटेलिक बॉडी होता है उसका सुरक्षा के लिए इन सब डिवाइस को इस अर्थ वायर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करेंट। क्योंकि जब इस डिवाइसेस में जब करंट ज़्यादा हो जाता है तो ये ज़्यादा करंट इस वायर के जरिए, जिसमें लो रेजिस्टेंस होता है, वायर के जरिए वो जो एक्स्ट्रा करंट है वो धरती में चला जाएगा। ठीक है,
Thus, it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth. अगर कोई लीकेज हो गया जिस वजह से करंट ज़्यादा हो गया सर्किट में, तो इस अर्थ वायर के जरिए वो एक्स्ट्रा करंट बह जाता है और यूज़र को कोई सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थ वायर कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो ये पूरा बात आपको पता होना चाहिए, समझे, इसलिए पूरा अंडरलाइन करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और वायर आया है ग्रीन कलर का, ये है अर्थ वायर और सब सर्किट में ये जाके कनेक्ट हो रहा है। तो आपके घर में भी ऐसा ऐसा सॉकेट देखने को मिलता ही होगा। आप देखेंगे कि ऊपर में एक बड़ा सा छेद होता है ना, ऊपर वाला छेद, तो ये यूजुअली अर्थ वायर से कनेक्ट होता है। ठीक है, अर्थ वायर से कनेक्ट होता है। और यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये ऐसे करके बेंड करके गया हुआ है, ऐसे करके बेंड करके गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों वायर टच नहीं हो रहे हैं, एक ग्रीन वाला और लाल वाला वायर टच नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो ये सॉकेट में 3 छेद है। एक छेद तो अर्थ वायर से कनेक्ट हो गया और एक छेद जो है ये न्यूट्रल वायर से टच हो गया और एक छेद लाल वाले से टच हो गया। तो एक में न्यूट्रल वायर, एक में लाइव वायर और एक में अर्थ वायर। और फिर यहाँ पे आप इसमें जो भी प्लग लगा के जो भी अप्लायंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। हर एक सर्किट में आप चाहे तो अलग अलग अप्लायंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो है पैरेलल अरेंजमेंट। In order that each appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other। यहाँ पे हर एक सर्किट पैरेलल है। ठीक है, ये देख रहे हैं पैरेलल हो गया, यहाँ पे भी पैरेलल हो गया। ठीक है, ताकि सबको बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मिले। और बाकी पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेज हम बहुत सारा देख ही चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। इतना समझ गए। चलिए, तो यही सब हो गया मेन पॉइंट। पहला हमने जाना कि 2 वायर आता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। इन दोनों का पीछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, पहले फ्यूज से होते हुए मीटर में आता है और मीटर से होते हुए जाता है मेन स्विच में। ये है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ पे मेन स्विच भी है और फ्यूज भी होता है हर एक सर्किट के लिए। ठीक है, फिर इससे गुजर के वो अलग अलग सर्किट में चले जाते हैं। हर एक सर्किट में 3 कनेक्शन है, एक अर्थ वायर का होता है, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर का, और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है ये, और तो कुछ है नहीं है काम का। चलिए, इतना हो गया। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ वायर कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये पूरा चीज़ आपके ध्यान में होना चाहिए। अगला है फ्यूज़। फ्यूज़ के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो हमने सेफ्टी मेजर पढ़ लिया जो कि था अर्थ वायर। एक और सुरक्षा के लिए हमारे घर में डिवाइस लगा हुआ, एक हमने पढ़ा अर्थ वायर। एक और सुरक्षा के लिए हमारे घर में डिवाइस लगा हुआ है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ये होता क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो अप्लायंसेस को और सर्किट को ओवरलोडिंग से बचाता है और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। अब ये ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट क्या है, यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंज करके लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए ओवरलोडिंग होता है क्या है, क्यों होता है ये। ऑकर्स व्हेन टू मैनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सर्किट। इट कैन ऑल्सो ऑकर व्हेन देयर इज अ सडन स्पाइक इन वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। 2 कारण से हो सकता है ओवरलोडिंग। जब आप एक ही सर्किट में बहुत सारा अप्लायंसेस कनेक्ट कर रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा बिजली का डिमांड हो जाएगा तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। या फिर कभी कभी एक्सीडेंटली सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाता है, बाहर से बिजली ही ज़्यादा आता है तो ओवरलोडिंग हो जाता है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, द इंक्रीज्ड करंट फ्लो हिट्स द वायर। ज़्यादा बिजली का डिमांड होने से तार गर्म हो जाता है बियॉन्ड द सेफ लिमिट, जिस वजह से इंसुलेशन जो प्लास्टिक का कवर है वो मेल्ट होता है और इससे आग भी लग सकता है। समझ गए, ओवरलोडिंग ये हो गया। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये तब होता है जब दोनों वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, दोनों जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, दोनों जब टच कर जाए। जब हो सकता है इंसुलेशन जो प्लास्टिक कवर है वो डैमेज हो गया, इस वजह से दोनों वायर टच कर जाते हैं, या फिर अप्लायंस में कोई खराबी आ गया इस वजह से दोनों वायर टच कर जाते हैं। ये दोनों वायर जब टच होता है तो क्या होता है, काफ़ी लो रेसिस्टेंस वाला पाथ क्रिएट हो जाता है, कॉजिंग अ सडन सर्ज इन करंट फ्लो दैट कैन डैमेज अप्लायंसेस, वायर्स एंड पोज फायर रिस्क। जब दोनों वायर टच होंगे तो एक में तो देखिए लाइव वायर में बहुत ज़्यादा करंट है, न्यूट्रल वायर में करंट कम है। जब दोनों वायर टच होंगे तो बहुत ज़्यादा करंट अचानक से फ्लो करने लगेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अप्लायंस डैमेज हो जाएगा, बाकी तार डैमेज हो जाएगा और आग भी लग सकता है। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम है, एक हो गया ओवरलोडिंग और दूसरा हो गया शॉर्ट सर्किटिंग, दोनों प्रॉब्लम को आप फ्यूज़ के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में जब करंट बहेगा, एक्स्ट्रा करंट जब बहेगा तो ये फ्यूज़ का जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाएगा और करंट बिजली चला जाएगा। ठीक है,
आप क्या कीजिए, आप दोबारा नया फ्यूज़ ला के लगाइए और जो भी खराबी था उसको ठीक कर लीजिए। कम से कम आग तो नहीं लगेगा, आपका महंगा अप्लायंस फ्रिज AC ये सब खराब तो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, फ्यूज़ चेंज करना होगा। चलिए, तो इतना ही बात है यहाँ पे, इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है और कुछ है नहीं। कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। कौन सा 2 सेफ्टी मेजर यूज़ किया जाता है? तो हम अपने घर में 2 सेफ्टी मेजर यूज़ करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और दूसरा होता है अर्थिंग। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है कि ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। दोनों ही होता है तो ये फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है और इससे सर्किट ब्रेक हो जाता है और अप्लायंसेस बच जाते हैं। अर्थिंग हमने समझ लिया डिटेल में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग। एक अप्लायंस है, इसका पावर रेटिंग है 2 किलोवाट, मतलब 2000 वाट। इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट। ठीक है, सिर्फ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है। ठीक है, दैट हैज़ अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। ये हमने देखा था कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 टाइप का सर्किट होता है, एक 15 एम्पियर रेटिंग वाला और एक 5 एम्पियर रेटिंग वाला। तो 5 एम्पियर रेटिंग वाले सर्किट में इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे? क्या ये डिवाइस ठीक से काम करेगा या फिर कुछ खराब हो जाएगा? इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, इसके लिए थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमें पता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल टू VI। ये फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में याद किया था। पावर 2000 वाट दिया हुआ है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। अगर हम यहाँ से करंट निकालें P इक्वल टू VI, तो I क्या हो जाएगा? P बाई V। तो P है 2000 बाई V है 220 वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा ये 9.09 एम्पियर। मतलब ये जो अप्लायंस है ये कितना करंट मांग रहा है? 9 एम्पियर का। लेकिन आप जो सर्किट में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तो रेटिंग ही है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट बहेगा तो वो तार पिघलेगा, तार टूटेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवन है वो इतना एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है जो कि काफ़ी हाई है देन द रेटिंग ऑफ द फ्यूज़। यहाँ पे फ्यूज़ का मेंशन नहीं है, लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये फ्यूज़ का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब करंट लिमिट एक्सीड करेगा तो फ्यूज़ वायर हीट होकर मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा। ठीक है, इससे जो वायरिंग है और फायरिंग है उससे आप बच जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? तो ओवरलोडिंग होता कब है पहले ये तो पता होना चाहिए। तो जब टू मैनी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तब होता है ओवरलोडिंग, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, ये प्रिकॉशन लेंगे पहले। और क्या क्या है यहाँ पर हम लिख रखे हैं, ये देखिए, अवॉइड कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट या फिर सर्किट, यूज अप्लायंसेस विथ एप्रोप्रिएट पावर रेटिंग दैट मैचेस सर्किट कैपेसिटी। जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही पावर का उसका मतलब अप्लायंस यूज़ कीजिए। जब इस्तेमाल ना हो तो उसको टर्न ऑफ कर दीजिए। फिर यूज़ प्रॉपर वायरिंग एंड इंसुलेशन टू हैंडल द रिक्वायर्ड करंट। ये सब कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। कुछ समरी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हुए हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले पॉइंट में कंपास नीडल के बारे में बताया हुआ है। ये एक स्मॉल मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स को डिटेक्ट किया जा सके। फील्ड लाइंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। फिर अगर फील्ड लाइंस काफ़ी पास है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। और फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है? तो उस पॉइंट पे आप कंपास रखिए जहाँ पे नॉर्थ पोल पॉइंट क्या है वही उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगला, अगर आप स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं कोई, तो वहाँ पे पैटर्न क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इसका डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो डिपेंड करता है शेप पे। जैसे कि सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर होता है बार मैग्नेट के। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन रैप्ड अराउंड द कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक सॉलिनॉइड है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है और इसी को आप मैग्नेटाइज कर देंगे तो यही कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, फिर अगले पॉइंट में फोर्स के बारे में मेंशन है कि फोर्स मैक्सिमम कब होता है? जब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो तब। ठीक है, अब आ जाते हैं डोमेस्टिक सर्किट में। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का होता है। ये टेक्स्ट में मेंशन नहीं था, एक्स्ट्रा बात यहाँ पे लिखा हुआ है।
3 टाइप के वायर है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है, ठीक है। और 2 सेफ्टी मेजर हमने पढ़ा, एक हो गया अर्थिंग और दूसरा हो गया फ्यूज, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखेंगे अब। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लंबा स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, सबका सेंटर होगा वायर पे। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में करंट काफ़ी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स है। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल हैविंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। एक लॉन्ग सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो स्ट्रेट हो जाता है लगभग, तो ये सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, सर्कुलर लूप वाला क्वेश्चन। और नंबर बी में बोला है अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली लाइव वायर। नहीं, ग्रीन इंसुलेशन वाला होता है अर्थ वायर, ये फॉल्स होगा। नंबर 4, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट, 2 मेथड से आप कैसे बना सकते हैं, एक हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर, एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, फोर्स कब लार्जेस्ट होगा, तो वही जब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा। नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है कि इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल। ये मान लीजिए एक रूम का स्ट्रक्चर है और आप ऐसे करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। होता क्या है, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। एक इलेक्ट्रॉन पीछे वाले दीवार से आगे वाले दीवार की तरफ मूव कर रहा है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन का दिशा है तो करंट का दिशा कहाँ लेंगे, उसका उल्टा, ये वाला हो जाएगा करंट का दिशा, ठीक है। ये हो गया करंट। तो क्या होगा, इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। राइट साइड डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब राइट साइड में फोर्स लगा है, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। आपका राइट मतलब इस पर्सन का राइट, समझ रहे, तो इधर दिए हैं। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो फिर से यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, अच्छे से अपने उंगली को सजाइए। करंट इधर, फोर्स इस तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका 4 फिंगर वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है, तो डाउनवर्ड होगा, इसका आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड। नंबर 7, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में कौन से रूल से हम इसका डायरेक्शन पता करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल। फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और तीसरा क्वेश्चन जो कि अभी सिलेबस में नहीं है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो उसका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आंसर होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर, ये कब होता है, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। फंक्शन ऑफ अर्थ वायर क्यों जरूरी है, तो इसको डिटेल में अंडरलाइन कर रखे थे, वही आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है सब एक जगह कंपाइल करके वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ पे जाके इसको इजीली PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको मिलेगा कैसे, आप सिंपली गूगल में सर्च मारिएगा चैप्टर नेम, जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय CBSE गाइडेंस। लास्ट में ये बाय CBSE गाइडेंस ऐड कर दीजिए, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का अगर नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको इसी तरीके से मिलेगा, चैप्टर नेम क्लास 10 नोट्स बाय CBSE गाइडेंस, ठीक है। और ये जो पूरा PDF है, जो भी हम अंडरलाइन कर रखे हैं, ये पूरा PDF भी डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे दे दिए, अब वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए तो एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी वीडियोस है बाकी सब्जेक्ट्स के, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।